रचित जूही को एक गार्डन में लेकर आया था। ये वही गार्डन था जिसमें बचपन में वो दोनों खेला करते थे। जूही वहां जाकर बहुत खुश थी। उस जगह से उसकी सभी अच्छी यादें जुड़ी थी। रचित ने जूही को बताया, पता है जूही कि मजे की बात क्या है? जूही ने अपना सिर हिलाकर रचित से पूछा, क्या? तब रचित ने जूही को बताया, ऋषि ने जो डोनेशन दिया उसके बाद वेलफेयर इंस्टीट्यूशन वालों ने अपना इंस्टीट्यूशन आस पास भी फैला लिया। अब ये जगह पर भी इंस्टीट्यूशन के अंडर आती है। जूही रचित की बात सुनकर बहुत सरप्राइज हो गई। उसने कहा, वाह, जिस जगह हम बचपन में खेले अब ये बच्चे भी यहाँ खेल पाएंगे। रचित, आई एम सो हैप्पी। जूही की बात सुनकर रचित भी मुस्कुरा दिया। वो बोला, हाँ, सब कुछ कनेक्टेड है। फिर रचित ने पेड़ के एक हिस्से को छूकर देखा और उसे छूते ही रचित के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसकी आंखें नम हो गई। पेड़ पर लिखा हुआ था, चीकू एंड फटी, बेस्ट फ्रेंड, ऑलवेज एंड फॉरएवर। इस लाइन को पढ़कर रचित इमोशनल हो गया। उसने मन ही मन सोचा, कितना अजीब होता है ये वक्त। इसने मुझे और जूही को वहीं पहुंचा दिया जहां एक वक्त पर हम दोनों बहुत खुश थे। आज भी हम दोनों उसी जगह पर हैं, पर आज सब कुछ बदल चुका है। मैं चीकू से रचित और जूही। फिर सरकास्टिकली हंसकर रचित ने बड़बड़ाते हुए कहा, जूही की किसी और से शादी हो गई। अपना नाम सुनकर जूही ने रचित से पूछा, रचित, तुमने कुछ कहा क्या? रचित ने जूही को देखकर अपना सिर ना में हिला दिया। फिर जूही एक गहरी सांस लेकर ग्राउंड में बैठ गई और उसने अपना सिर पेड़ से टिका दिया। जूही को देखकर रचित भी जूही के बगल में बैठ गया और दोनों बातें करने लगे। जूही ने आसमान की ओर देखकर कहा, कितना खूबसूरत है ना सब कुछ यहाँ। नेचर की गोद में एक सुकून मिलता है। रचित तो बस जूही को एकटक देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। कुछ देर बाद जूही को अपना नाम सुनाई दिया, जूही, जूही। ऋषि की आवाज सुनकर जूही अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसने आसपास देखा तो पाया कि ऋषि कुछ लोगों के साथ उसी की ओर चला आ रहा था। जूही को देखते ही ऋषि ने उसे कसकर पकड़ लिया और उससे कहने लगा, तुम्हें इधर उधर जाने के लिए किसने कहा था? हाँ? जूही ने अपना मुंह खोला। फिर उसने ऋषि से कहा, इट हर्ट्स। जूही के इतना कहते ही ऋषि एक पल को सुन हो गया। फिर उसने जूही के कंधे से अपना हाथ हटा लिया और अपने गले से लगा लिया उसे। ऋषि जब इंटरव्यू के बाद जूही को ढूंढता हुआ गेस्ट रिसेप्शन में आया तो जूही को वहां ना पाकर वो बहुत परेशान हो गया था। उसने जूही को कई बार कॉल भी लगाया पर उसका फोन बंद आ रहा था। फिर ऋषि ने जगह जगह जूही को ढूंढा, पर जब उसे जूही कहीं भी नहीं मिली तो उसके मन में एक अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। उसने सोचा, कहीं जूही को कुछ हो तो नहीं गया? नहीं नहीं, मेरी जूही को कुछ नहीं हो सकता। इस ख्याल के बाद तो ऋषि जूही को पागलों की तरह हर जगह ढूंढने लगा। वो मन ही मन खुद से कह रहा था, नहीं, मेरी जूही को कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ होने ही नहीं दूंगा। पर मैं नेहा को भी तो नहीं बचा पाया था। गुजरते वक्त के साथ ऋषि का डर भी बढ़ता जा रहा था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या जरूरत थी जूही को यूं बिना बताए कहीं जाने की? क्यों वो मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान सकती? क्यों? आखिर कहाँ गई जूही? मुझे उसे खुद से दूर करना ही नहीं चाहिए था। जूही, कहाँ हो तुम? प्लीज प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, जूही। और फिर जब ऋषि को जूही दिखी तो उसने जाकर जूही को कसकर पकड़ लिया। उसने मन ही मन खुद से कहा, थैंक गॉड मेरी जूही ठीक है, अब मैं इसे खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। फिर ऋषि ने जूही से कहा, अब ऐसे मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। ऋषि ने जूही को कुछ ज्यादा ही कसकर पकड़ लिया था, पर इस बारे में जूही ने ऋषि से कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो ऋषि को समझ रही थी। उसका डर महसूस कर पा रही थी। जूही ने बस ऋषि की पीठ थपथपाकर उससे कहा, आई नो एंड आई एम सॉरी, आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। जूही को कुछ देर गले लगाने के बाद ऋषि की जान में जान आई। तभी वहां भी पीछे से रिपोर्टर्स आ गए। उनमें से एक ने कहा, वाओ, मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया के बीच में तो बहुत प्यार है। रिपोर्टर्स के आते ही जूही ऋषि के गले लग गई ताकि कोई उसकी फोटो न खींच सके। ये देखकर ऋषि ने जूही से धीमे से कहा, इट्स ओके, ये लोग बिना परमिशन के कोई फोटो नहीं प्रिंट करेंगे। फिर कुछ देर रुककर ऋषि ने कहा,
वैसे हमारी हक करती हुई फोटो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना? ऋषि की बात सुनकर जूही ने ऋषि की आंखों में देखकर सोचा, ये ऋषि को पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन इतना पसंद क्यों आने लगा? रचित ने अभी अभी जूही के लिए ऋषि का कंसर्न देखा था। वो खुश था कि जूही को इतनी परवाह करने वाला पति मिला है। रिपोर्टर्स और बाकी लोग भी ऋषि और जूही को साथ देखकर उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहे थे और लोगों की भीड़ में एक इशिका सिंघानिया भी शामिल थी। उनकी मुट्ठी कसी हुई थी। वो बस किसी तरह मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। वो दुनिया के सामने अपने राज और जज्बात नहीं खोलना चाहती थी। इशिका सिंघानिया बार बार खुद को यही कहकर दिलासा दे रही थी, ये सब ऋषि का नाटक है। वो जूही की परवाह सचमुच नहीं करता। वो मीडिया को दिखाने के लिए कर रहा है। हाँ, यही बात है। पर इशिका सिंघानिया खुद को कितना भी समझाने की कोशिश कर ले, पर उनका दिल कहीं ना कहीं जानता था कि ऋषि और जूही को लेकर परवाह सच्ची है। और शायद इसीलिए इशिका सिंघानिया की जूही के लिए नफरत बढ़ती ही जा रही थी। फिर वेलफेयर इंस्टीट्यूशन के हेड ने ऋषि के पास आकर उससे कहा, मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया, प्लीज मेरे साथ चलिए, मैं आपको इंस्टीट्यूशन का बाकी का पार्ट दिखा देता हूं। इसके बाद सभी लोग वहां से चले गए, सिवाय रचित के। रचित एक बार फिर अकेला खड़ा जूही को खुद से दूर जाता बस देखता रह गया। वो जूही के पीछे नहीं गया। उसने खुद से कहा, जूही अब अपनी नई जिंदगी में खुश है तो मैं भी खुश हूं, पर उसकी इस नई दुनिया में मेरी कोई जगह नहीं है। फिर रचित ने गार्डन को देखा और उस पेड़ को जिस पर उसका और जूही का नाम साथ लिखा हुआ था। अपने नामों को छूकर रचित ने कहा, जूही, हमारा साथ इस गार्डन तक ही था, उस अतीत तक जो बहुत खूबसूरत था, पर आज में हमारी कोई जगह नहीं है। हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। फिर एक गहरी सांस लेकर रचित ने खुद से कहा, इन बातों को मैं जितना भी दोहरा लूं हमेशा भूल ही चाहता हूं। इसके बाद रचित अपने ऊपर ही सरकास्टिकली हंस दिया। रचित ने एक बार फिर अपने और जूही के साथ लिखे नामों को पढ़ा और फिर उसी पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठ गया और अपने और जूही के अतीत को याद करने लगा। फिर जब तक जूही पूरा वेलफेयर इंस्टीट्यूशन घूम कर आई तब तक रचित वापस जा चुका था। जूही ने जाने से पहले बच्चों को बाय किया और फिर वो ऋषि के साथ कार में बैठ गई। इशिका सिंघानिया भी ड्राइवर के साथ अपनी कार में बैठकर सिंघानिया विला के लिए निकल गई। इशिका सिंघानिया रास्ते में जूही को सबक सिखाने के तरीके सोच रही थी। वो मन ही मन खुद से कह रही थी, ये जूही खुद को समझती क्या है? क्या वो दिन भर मेरे ऋषि से चिपकी रहती है? क्यों क्यों? मैं मार डालूंगी उसे। फिर एक गहरी सांस लेकर इशिका सिंघानिया ने सोचा, मगर कैसे कैसे मैं ऋषि के रहते जूही को नुकसान पहुंचा सकती हूँ? ऋषि मेरे सामने जूही की ढाल बनकर खड़ा है, ऐसे में मैं क्या करूं? आज सुबह मैं कितनी खुश थी, थोड़े टाइम के लिए ही सही, पर मैंने ऋषि के साथ एक स्टेज तो शेयर किया, मगर फिर उस जूही ने गायब होकर मेरी सारी खुशियों पर पानी फेर दिया। सब क्या कह रहे थे कि जूही और ऋषि अ मैच मेड इन हेवन है। रिडिकुलस। सब पागल हो गए हैं, सबके सब। तभी तो उन्हें इतना भी समझ नहीं आता कि मेरा ऋषि सिर्फ मेरे साथ अच्छा लगता है और किसी के साथ भी नहीं। कार में बैठी जूही आज बहुत खुश थी। वो थोड़ा थक गई थी, पर उसके चेहरे से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। जूही ऋषि की ओर मुड़ी और उससे हंसकर बोली, वेल डन मिस्टर सिंघानिया, आपकी वजह से वेलफेयर इंस्टीट्यूशन इतना अच्छा हो गया। बच्चे नए प्लेग्राउंड में खेलकर बहुत खुश थे। इतना कहकर जूही ने ऋषि का कंधा थपथपा दिया। जूही की बात पर ऋषि ने बस अपना सिर हिला दिया, पर उसने कुछ कहा नहीं। ऋषि को इतना सीरियस देखकर जूही ने उससे पूछा, क्या वो ऋषि तुम इतने चुप चुप क्यों हो? तब ऋषि ने अपना सिर हिलाकर कह दिया, कुछ नहीं। पर जूही समझ रही थी कि ऋषि को कोई बात परेशान कर रही है, तो उसने वापस से ऋषि से पूछा। जूही के वापस पूछने पर ऋषि ने जूही से पूछा, जूही तुम्हें पता है कि मैंने वेलफेयर इंस्टीट्यूशन को कितने रुपए डोनेट किए थे? इस पर जूही ने अपना सिर ना में हिलाकर कह दिया, नहीं, मुझे नहीं पता। तो ऋषि ने जूही को समझाते हुए कहा, इतने कि आज जो इन लोगों ने नया वेलफेयर इंस्टीट्यूशन बनाया है वैसे 6-7 और बन जाते। ऋषि की बात सुनकर जूही शॉक्ड हो गई। उसने कहा, इसका मतलब यह है कि किसी ने रुपयों का घपला किया है? ऋषि ने इस पर अपना सिर हाँ में हिला दिया।
उसने मन ही मन सोचा, ये ना मैंने पहली बार देखा है और ना ही ये आखिरी बार हुआ है। यहाँ यही सब चलता रहता है। बस कभी कभी मुझे लोगों की नीयत का कुछ समझ में नहीं आता। रुपए किसी को भी नहीं लगते। मुझे भी रुपए कमाना पसंद है, पर ऐसे नहीं, धोखे से तो बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूशन वालों ने बच्चों के हक के पैसे मार लिए। उन पैसों से बच्चों का फ्यूचर बन सकता था, उनको एक बेटर लाइफ मिल सकती थी। पर कुछ लोगों को अपनी जेब भरने से फुर्सत मिले तब ना। इसीलिए मेरा यहाँ आ जाने का बिल्कुल मन नहीं था। मैं ना दुनिया बदल सकता हूँ और ना मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक नॉर्मल सा आदमी हूँ जो अपना काम सही से करके अपनी फैमिली के पास जाना चाहता हूँ, उनके साथ खुश रहना चाहता हूँ। ऋषि की बात सुनने के बाद जूही को वेलफेयर इंस्टीट्यूशन वालों पर बहुत गुस्सा आने लगी। उसने ऋषि से कहा, ऋषि ये गलत है, हमें कुछ करना चाहिए। वो रुपए तुमने बच्चों के लिए दिए थे, तो वो खुद कैसे ले सकते हैं उनको? ऋषि ने जूही के सिर को सहलाकर कहा, लीव इट जूही, ये दुनिया सही और गलत नहीं है, इसमें सभी लोगों के कई रंग हैं। जूही ने ऋषि की ओर देखकर कहा, पर फिर ऋषि ने अपना सिर हिला दिया तो जूही मुंह बनाकर चुप हो गई। जूही को यूं मुंह लटकाया देख ऋषि ने जूही से कहा, अच्छा चलो, बहुत इधर उधर की बातें हो गई, अब हम अपनी बातें करते हैं। इस पर जूही ने कंफ्यूज्ड होकर ऋषि से पूछा, अपनी बात? कौन सी हमारी बात? जूही का सवाल सुनकर ऋषि ने जूही को अपनी बाहों में भर लिया। फिर ऋषि जूही के करीब गया और उसके कान में धीमे से बोला, जूही, तुम हमारे बारे में कैसे बोल सकती हो? तुम्हें याद नहीं कि तुमने यहाँ आने से पहले मुझसे क्या कहा था? ऋषि के इतना कहते ही जूही को सुबह का सीन याद आ गया, जब वो बेड पर ऋषि के नीचे थी और बाहर से इशिका सिंघानिया डोर नॉक कर रही थी। याद आते ही जूही ने कहा, ओके ओके, याद है मुझे। जूही को देखकर फिर ऋषि मुस्कुरा दिया। ऋषि की इस मुस्कुराहट को देखकर जूही समझ गई कि ऋषि के दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा है। आखिर ऋषि जूही के साथ क्या करने वाला है और जूही के खिलाफ इशिका सिंघानिया का अगला कदम क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। डियर लिसनर्स, कुछ रीजंस की वजह से आपकी आरजे सोना ये शो कुछ दिनों के लिए कंटिन्यू नहीं कर पाएंगी। तब तक के लिए आप ये बेहतरीन कहानी रिस्क वाला लव सुनिए मेरे यानी आरजे अनामिका की आवाज में। ऋषि और जूही वेलफेयर इंस्टीट्यूशन से वापस आ गए थे। वो कार में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी ऋषि ने जूही को अपनी बाहों में भर लिया और उसने पूछा, क्या तुम्हें अपना वादा याद है? जूही को थोड़ा सोचने के बाद याद आया, हाँ, वेलफेयर इंस्टीट्यूशन के लिए निकलने से पहले ऋषि ने मुझसे कहा था कि उस टाइम मुझे जाने देने के लिए, बाद में मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। याद आते ही जूही ने ऋषि से कह दिया, हाँ याद है मुझे। इसके बाद क्या था? सिंघानिया कॉर्पोरेशन पहुंचने के बाद ऋषि ने ऑफिस का कोई काम नहीं किया। वो सबसे पहले जूही को लाउंज लेकर गया और वहाँ जूही और ऋषि ने एक प्यार भरा वक्त साथ में गुजारा, जिसके बाद जूही थक कर सो गई और ऋषि हाई एजेंसी में अपने कैबिन में दिन भर का काम पूरा करने चला गया। जब कुछ देर के बाद जूही की नींद खुली तब ऋषि वहाँ नहीं था। जूही अपनी आंखें मलते हुए उठी। उसने खुद से कहा, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? रात हो गई क्या? फिर जूही ने टाइम देखने के लिए हाथ बढ़ाकर अपना फोन उठाया, पर जूही ने देखा कि उसके फोन पर बहुत से मैसेज आए हुए थे। जूही ने अपना फोन खोला तो उसमें जूही के एक्स बॉयफ्रेंड राहुल के बहुत से मैसेज आए हुए थे। पहले तो इतने वक्त बाद राहुल का नाम देखकर जूही का मुंह बन गया। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, ओहो, ये राहुल अब मुझे क्यों मैसेज सेंड कर रहा है? पर फिर जूही ने सोचा, इस राहुल की वजह से ही ऋषि मेरी जिंदगी में आया था, तो एक बार देख ही लेती हूँ कि उसे इतने टाइम बाद किस बारे में बात करनी है। ये सोचकर जूही ने राहुल का मैसेज खोल लिया। राहुल ने मैसेजेस भेजे थे, जूही यू देयर? अगला मैसेज था, जूही मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, प्लीज रिप्लाई। ऐसे ही और भी मैसेजेस आए हुए थे। जूही ने मैसेजेस देखकर खुद से कहा, पर मुझे तुम जैसे इंसान से कोई बात नहीं करनी है, इडियट। इतना सोचकर राहुल का नंबर ब्लॉक करने ही वाली थी कि तभी राहुल का एक और मैसेज आ गया। इस बार राहुल ने लिखा था, जूही तुमने फाइनली मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दिया। राहुल का ये मैसेज देखकर
जूही का मन डिस्गस्ट से भर गया। उतने में ही राहुल का एक और मैसेज आया। जूही प्लीज, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, मुझे ब्लॉक मत करना प्लीज। जूही के राहुल के नंबर को ब्लॉक करते हुए हाथ रुक गए। फिर उसे वो सब याद आ गया जो भी राहुल ने उसके साथ किया था। इतने में राहुल का एक नया मैसेज आ गया। उसमें लिखा हुआ था, जूही आई एम रियली सॉरी, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत था और मैं तुमसे उसके लिए जितनी माफी मांगू वो कम होगी, बट प्लीज आई एम रियली सॉरी। इतने टाइम पर राहुल की माफी सुनकर जूही को कोई खुशी नहीं हुई। वो सिर्फ राहुल की बातों से, उसके बार बार मैसेज भेजने से इरिटेट होने लगी। तो जूही ने राहुल को एक मैसेज भेज दिया ताकि राहुल जूही को परेशान करना बंद कर दे। जूही ने राहुल को ये लिखकर मैसेज भेज दिया, मुझे तुम में या तुम्हारी सॉरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अगली बार से मुझे मैसेज भेजने के बारे में सोचना भी मत। जूही ने मैसेज सेंड किया ही था कि उधर से राहुल का मैसेज आ गया। उसमें लिखा हुआ था, जूही आई नो तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, बट प्लीज बस एक बार मेरी बात सुन लो। तुम्हें अपनी न्यूड फोटोज वाला इंसिडेंट तो याद ही होगा। मुझे पता है कि किसने तुम्हें फंसाया था। इस मैसेज को पढ़कर जूही ने मन ही मन सोचा, वो फोटोज, उसी फोटोज की वजह से ऋषि मुझ पर कितना नाराज हुआ था। पर क्योंकि ऋषि बहुत लोगों को वो फोटोज नहीं दिखाना चाहता था, इसीलिए उसने इस मैटर को साइड में रख दिया था। पर मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे साथ वो भद्दा मजाक किसने किया था। ये सोचकर जूही ने राहुल को मैसेज कर दिया, ओके बताओ उन फोटोज के पीछे किसका हाथ था। राहुल ने जूही को फोन पर बताने से मना कर दिया। उसने कहा, नहीं जूही, ऐसे फोन पर नहीं, तुम मुझसे आकर एक बार मिल लो, फिर मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। राहुल का ये मैसेज देखकर जूही को पहले तो राहुल के इरादों पर शक हुआ, तो उसने एकदम से राहुल को हाँ नहीं किया। जब थोड़ी देर तक भी जूही का कोई रिप्लाई नहीं आया, तो राहुल ने जूही को एक और मैसेज सेंड किया, जूही तुम क्या सोचने लग गई? मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, मैं बस तुमसे एक बार आमने सामने मिलकर माफी मांगना चाहता हूँ, प्लीज जूही। वैसे भी मैं अगले महीने दिल्ली छोड़कर जा रहा हूँ, तो ये मेरी तुमसे लास्ट मीटिंग होगी, प्लीज। जूही राहुल का ये मैसेज पढ़कर थोड़ा सोच में पड़ गई। यूं तो उसे राहुल के सॉरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर जूही जानना चाहती थी कि आखिर उस घटिया फोटोज के पीछे किसका हाथ था। फिर जूही ने सोचा, पर सच जानने के लिए मुझे राहुल से मिलना पड़ेगा। फिर थोड़ा और सोचकर जूही ने खुद से कहा, पर मिलना ही तो है, किसी से मिलने में क्या ही प्रॉब्लम होगी। मैं उससे मिलूंगी, फोटोज का सच पूछूंगी और जल्दी से वापस आ जाऊंगी। ये सब सोचकर जूही ने राहुल से मिलने के लिए हाँ कर दी। उसने राहुल को मैसेज कर दिया, ओके। फिर राहुल का मैसेज आया, थैंक यू सो मच जूही, जब तुम फ्री हो ना तब मुझे बता देना। जूही ने थोड़ा सोचकर मैसेज किया, मैं कल फ्री हूँ। इस पर राहुल का तुरंत मैसेज आया, ओके ग्रेट, फिर मैं तुम्हें लोकेशन कल मैसेज करता हूँ। जूही राहुल के इस मैसेज को पढ़ ही रही थी कि तभी राहुल का एक और मैसेज आ गया। उसमें लिखा था, और हाँ जूही प्लीज इस बारे में ऋषि सिंघानिया को कुछ मत बताना, मैं तुमसे सिर्फ एक बार मिलूंगा, तो मैं तुम्हारे मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ। राहुल का मैसेज पढ़कर जूही ने मन ही मन सोचा, हाँ ये बात तो सच है, ऋषि को अगर इस बारे में भनक भी लगी तो वो मुझे राहुल से कभी नहीं मिलने देगा। ऋषि को मेरे रचित से ही मिलने में प्रॉब्लम है, तो राहुल तो फिर भी मेरा एक्स है, और मैं कौन सा ऋषि को चीट करने जा रही हूँ। बस जाऊंगी और जल्दी से राहुल से सच जानकर वापस आ जाऊंगी। राहुल से बात करने के बाद जूही एक गहरी सोच लेकर बेड पर लेट गई। वो मन ही मन सोच रही थी कि पता नहीं मैं ठीक भी कर रही हूँ या नहीं, मुझे ऋषि को सच बता देना चाहिए था। पर यही सब सोचकर जूही ने करवट ली। उठने में ही जूही को पीछे से ऋषि की आवाज आई, जूही तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? आर यू नॉट हैप्पी विद मी? अचानक से ऋषि की आवाज सुनकर जूही चौंक गई। उसने ऋषि से पूछा, ऋषि तुम कब आए? ऋषि ने जूही को अजीब नजरों से देखा, फिर उसने जूही से कहा, अभी। ऋषि का जवाब सुनकर जूही ने चैन की सांस ली। थैंक गॉड, ऋषि ने कुछ भी नहीं सुना, वरना ये तो। इतने में ही ऋषि ने अपना क्वेश्चन रिपीट किया,
उसने जूही से पूछा, जूही व्हाई आर यू सैड? इस पर जूही ने बात घुमाते हुए कहा, तुम्हारी वजह से। और क्या? तुम्हारी वजह से मेरी पूरी बॉडी सोर है। जूही के इतना कहने पर ऋषि ने पहले तो अपने बाल खुजाए, फिर उसने जूही की ओर देखकर कहा, पर मैंने तो कंट्रोल किया था। ऋषि के इतना कहते ही जूही ने ऋषि को घूर कर देखा। जूही की नजरों को देखकर ऋषि ने कहा, अच्छा वैसे तो अभी घर जाने का टाइम हो गया है, पर तुम चाहो तो कुछ देर और आराम कर सकती हो। फिर जूही ने ऋषि से कहा, नहीं अब मैं घर चलकर ही आराम करूंगी। फिर थोड़ा रुक कर जूही ने ऋषि से कहा, अच्छा ऋषि मैं कल तुम्हारे साथ ऑफिस नहीं आऊंगी, मुझे एक डे ऑफ चाहिए। आई वॉन्ट टू रेस्ट। जूही की कंप्लेन और रिक्वेस्ट साथ में सुनकर और जूही का पपी फेस देखकर ऋषि से जूही को मना नहीं किया गया। उसने बिना मन के ही जूही को कह दिया, ओके। ऋषि का ओके सुनकर जूही ने सोचा, थैंक गॉड ऋषि मान गया, अब मैं बिना रोक टोक के कल राहुल से मिल पाऊंगी। इसके बाद जूही ने खुश होकर ऋषि से कहा, यू आर दी बेस्ट। जूही को इतना एक्साइटेड देखकर ऋषि को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने मन ही मन सोचा, जूही मुझसे दूर जाने के लिए इतना खुश क्यों हो रही है? मुझसे तो इससे एक पल भी दूर नहीं रहा जाता। ये सोचकर ऋषि ने जूही को कस कर पकड़ लिया और उसे किस करने लगा। जूही ने अपना मुंह पीछे करते हुए ऋषि से पूछा, ऋषि ये तुम क्या करने लगे? ऋषि ने जूही की आंखों में देखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है? तो जूही ने ऋषि को रोकते हुए कहा, ऋषि पर अभी तो तुमने मुझसे और रेस्ट करने को कहा था, फिर अभी। इस पर ऋषि ने जूही के होठों को चूम कर कहा, हाँ कहा तो था, पर अब जब तुम कल पूरा दिन रेस्ट ही कर रही हो तो मुझे उसका कंपनसेशन आज तो मिलना ही चाहिए। इसके बाद ऋषि ने जूही को इनकार करने का मौका ही नहीं दिया। फिर लाउंज में बातों की नहीं बल्कि ऋषि और जूही के प्यार की आवाज आ। उस दिन घर पहुंचने के बाद भी ऋषि ने जूही से अपने अगले दिन का पूरा कंपनसेशन लिया। अगले दिन जब जूही सोकर उठी तब तक ऋषि ऑफिस जा चुका था। जूही ने अपना फोन उठाया तो उसने उसमें देखा कि राहुल ने उसे ऑलरेडी लोकेशन सेंड कर दी थी। राहुल ने उसे एक रिमोट पार्क में बुलाया था और टाइम 10:30 AM का दिया था। फिर जूही ने बड़बड़ा कर कहा, ये राहुल ने मुझे इतने रिमोट लोकेशन पर क्यों बुलाया है? और उसने मुझे 10:30 बुलाया था। 10:30 तो अभी हो गए अब। फिर जूही ने राहुल को मैसेज कर दिया, राहुल आई विल बी देयर बट आने में मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। राहुल को इतना मैसेज करके जूही जल्दी से बेड से उठी, फ्रेशन अप हुई और जल्दी से रेडी होकर अपने कमरे से बाहर निकल गई। जूही को बाहर जाने से पहले ही नीचे इशिका सिंघानिया मिल गई। जूही को देखते ही इशिका सिंघानिया ने जूही से पूछा, जूही कल रात। इससे पहले कि इशिका सिंघानिया अपनी बात कहती उससे पहले ही उसने इशिका सिंघानिया से कह दिया, अब आई एम सॉरी मिसेस सिंघानिया बट मुझे अभी जल्दी कहीं जाना है तो मैं आपसे लौटकर बात करती हूँ। इतना कहकर जूही सिंघानिया विला से बाहर चली गई। जूही के बाहर जाते ही इशिका सिंघानिया ने मिसेस चंद्रा को इशारा किया। मिसेस सिंघानिया का ऑर्डर पाते ही मिसेस चंद्रा ने किसी को जूही का पीछा करने के लिए भेज दिया। जूही के जाते ही इशिका सिंघानिया के होठों पर एक शैतानी हंसी आ गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, जूही कब तक तुम मुझसे बचोगी? कभी न कभी तो तुम ही मुझे मौका दोगी और तब ऋषि भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा जैसे वो बाकियों को नहीं बचा पाया और फिर से ऋषि के पास सिर्फ और सिर्फ मैं होंगी। जूही ने सिंघानिया विला के बाहर से एक टैक्सी पकड़ ली और वो राहुल के भेजे हुए लोकेशन पर पहुंच गई। जूही ने डेस्टिनेशन पर पहुंचकर अपने आसपास देखा, फिर उसने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा, अरे ये राहुल ने मुझे कैसी जगह पर बुलाया है? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फिर जूही ने एक बार टाइम देखा और फिर मन ही मन सोचा, अब तो टाइम भी बहुत हो गया है। राहुल ने मुझे 10:30 पर बुलाया था पर अभी तो 12 बज रहे हैं। इधर उधर देखकर जूही ने खुद से कहा, कहीं राहुल बहुत देर इंतजार करने के बाद वापस तो नहीं चला गया। जूही वापस लौटने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसे एक टूटी हुई बेंच के पास राहुल दिख गया। क्या जूही का यूं बिना ऋषि को बताए राहुल से मिलने का फैसला सही था या जूही राहुल की किसी साजिश का शिकार होने वाली है? के बीच फंसी जूही अपनी जगह पर जम गई थी। अपनी आंखों के सामने किसी का खून होता देख जूही के शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक पल पहले रोता हुआ राहुल अभी जमीन पर
बेजान पड़ा था। शॉक से बाहर आते ही जूही की चीख निकल पड़ी। आ! दूसरी तरफ भागती हुई मिसेस चंद्रा इशिका सिंघानिया के पास पहुंची। इशिका सिंघानिया अभी आराम से बैठकर अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट करा रही थी, पर मिसेस चंद्रा को देखकर उन्होंने ब्यूटिशियन को जाने के लिए कह दिया। ब्यूटिशियन के जाने के बाद मिसेस चंद्रा ने इशिका सिंघानिया को बताया, मैडम, मिस जूही को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। मिसेस चंद्रा की न्यूज सुनकर इशिका सिंघानिया थोड़ा सरप्राइज हुई। फिर उन्होंने मिसेस चंद्रा से पूछा, पता चला कि किन लोगों का काम है ये? मिसेस चंद्रा ने अपना सर ना में हिलाकर कहा, नहीं, अभी तक वो नहीं पता चल पाया है। बस हमारे आदमियों ने कुछ लोगों को मिस जूही को बेहोश करके कहीं ले जाते हुए देखा है। इशिका सिंघानिया ने ये बात सुनकर तुरंत ही कहा, ठीक है, हमारे लोगों को कहो कि वो लोग बस चुपचाप जूही का पीछा करें, पर उसे बचाए नहीं, और जैसे ही कुछ होता है तुरंत मुझे खबर करना। मिसेस चंद्रा ने अपना सर झुकाकर कहा, यस मैडम। इसके बाद इशिका सिंघानिया जोर जोर से हंसने लगी। वो कहने लगी, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। मैं कब से इस जूही से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर ऋषि की वजह से कुछ कर नहीं पा रही थी। पर आज देखो, बिना मेरे कुछ किए ही जूही को कोई मेरे लिए मौत के घाट उतार रहा है। मजा आ गया। हालांकि जूही और ऋषि का रिश्ता उस लेवल तक नहीं पहुंचा था, पर फिर भी मुझे जूही और ऋषि की नजदीकियों से सख्त नफरत थी। जब जब ऋषि जूही को देखकर स्माइल करता था, दर्द मेरे दिल में उठता था। पर अब बस, मुझे अब ये सब और नहीं झेलना पड़ेगा। इसके बाद इशिका सिंघानिया जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लग गई। इतने में मिसेस चंद्रा ने इशिका सिंघानिया से कहा, पर मैडम, अगर ये किडनैपिंग रिवेंज के लिए हुई होगी तो मिस जूही की मौत पक्की। पर अगर ये पैसों के लिए हुई है तो वो लोग ऋषि सर को जरूर कॉल करेंगे, और ऐसे में तो ऋषि सर मिस जूही को बचा ही लेंगे। मिसेस चंद्रा की ये बात सुनते ही इशिका सिंघानिया शांत हो गई। उन्होंने कहा, अरे हाँ, खुशी के चलते मैंने इस बात पर। फिर थोड़ा सोचकर इशिका सिंघानिया ने मिसेस चंद्रा से कहा, लेट्स गो, हम सिंघानिया कॉर्पोरेशन चल रहे हैं। इशिका सिंघानिया की बात सुनकर मिसेस चंद्रा थोड़ा कंफ्यूज हो गई। उन्होंने इशिका सिंघानिया से पूछा, सिंघानिया कॉर्पोरेशन, पर वहाँ क्यों मैडम? इशिका सिंघानिया ने मिसेस चंद्रा की ओर देखकर कहा, ताकि जब किडनैपर्स ऋषि को रुपए के लिए कॉल करें तब मैं उसे रोक सकूं। इशिका सिंघानिया का मतलब समझते हुए मिसेस चंद्रा ने अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर इशिका सिंघानिया और मिसेस चंद्रा सिंघानिया कॉर्पोरेशन के लिए निकल गयी। क्या इशिका सिंघानिया के ख्वाब पूरे हो जाएंगे? क्या ये जूही का अंत है? और आखिरकार जूही की किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ है? क्या ऋषि वक्त रहते अपनी मोहब्बत को बचा पाएगा? राहुल ने जूही को न्यूड फोटोज का सच बताने के बहाने एक रिमोट पार्क पर बुलाया था, जहां फिर जूही को राहुल के धोखे के बारे में पता चला, और बात लीक ना हो इस चक्कर में जिन लोगों के कहने पर राहुल ने जूही को बुलाया था, उन्हीं लोगों ने राहुल का मर्डर कर दिया और जूही को किडनैप कर लिया। इशिका सिंघानिया के आदमियों ने ये सब देख लिया था और इसकी खबर उन्होंने इशिका सिंघानिया तक पहुंचा दी थी। जूही की किडनैपिंग का सुनकर इशिका सिंघानिया बहुत खुश हुई थी, पर उन्हें डर था कि अगर इस बात की भनक भी ऋषि तक पहुंची तो वो जूही को बचाने चला जाएगा। इसीलिए इशिका सिंघानिया ने सिंघानिया कॉर्पोरेशन जाने का फैसला लिया, ताकि वो जूही की किडनैपिंग की खबर ऋषि तक पहुंचने ही ना दे। वहीं दूसरी ओर एक खाली पड़ी फैक्ट्री में फिटल पोजीशन में जूही जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके हाथ और पैर बड़ी बेरहमी से रस्सी से बंधे हुए थे। कुछ देर बाद जूही को अपने आसपास अजीब सी आवाजें सुनाई देने लग गईं। आवाज के शोर से जूही को होश आने लगा। उसने धीमे धीमे अपनी आंखें खोलनी शुरू की, पर बेहोशी की दवा के कारण जूही को कुछ धुंधला सा ही दिखाई दे रहा था। उसके हाथ पैर बंद होने के कारण वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। होश आते ही जूही की आंखों के सामने ये सब कुछ एक मूवी की तरह होकर गुजरा। उसका राहुल से मिलना, राहुल की मौत और फिर उस पर हमला। जूही को याद आ गया कि जब वो राहुल के खून के सदमे से बाहर भी नहीं आई थी, तभी
किसी ने पीछे से उसका मुंह बंद कर दिया और उसे कुछ सुंघा दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। जूही सब कुछ समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसे एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई पड़ी। किसी ने जूही से कहा, फाइनली महारानी को होश तो आया। जूही ने उस जानी पहचानी सी आवाज की ओर देखा, पर जूही के सामने अब भी सब कुछ धुंधला सा ही था। उसे बस एक व्हील चेयर की आउटलाइनिंग सी दिखाई पड़ रही थी, जिस पर कोई लड़की बैठी हुई थी। जूही जब उस जानी पहचानी सी लड़की को पहचानने की कोशिश कर ही रही थी, तभी उस लड़की ने कहा, क्यों बहन, अपनी छोटी सी बहन को पहचान नहीं पा रही? लड़की की आवाज और बातें सुनकर अब जूही को यकीन हो गया कि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि रिया थी। जूही ने कसकर अपनी आंखों को बंद किया और फिर वापस से उसे खोलकर रिया की ओर देखा। रिया व्हील चेयर पर बैठकर सिगरेट पी रही थी। उसके पीछे उन्हीं आदमियों का ग्रुप था जिन्होंने राहुल का मर्डर और जूही को किडनैप किया था। अभी रिया की हेल्थ पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। उसके फेस पर अभी भी चोट के निशान थे, पर अभी जमीन से देख रही